हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। यह दौर था तुर्कों के आक्रमणों का। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आने वाले तुर्क शासकों ने भारत पर कई आक्रमण किए। इनमें से सबसे प्रमुख नाम थे मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। इन आक्रमणों के पीछे के क्या कारण थे? तुर्क बार बार भारत क्यों आए? उन्होंने किन किन राज्यों और नगरों को अपना लक्ष्य बनाया? तराइन और चंदावर जैसे युद्ध भारतीय इतिहास में इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? और आखिर इन आक्रमणों ने भारत के भविष्य को कैसे बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमणों की पूरी कहानी, उनके कारण, युद्ध, परिणाम और प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी केवल आक्रमणों की नहीं बल्कि भारत के इतिहास में आए एक बड़े परिवर्तन की है। अरब आक्रमणों के बाद भारत पर विदेशी आक्रमणों का अगला महत्वपूर्ण चरण तुर्क आक्रमण था। तुर्क मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। समय के साथ उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। तुर्क शासकों की सेना अत्यंत संगठित, अनुशासित और युद्ध कौशल में दक्ष थी। विशेष रूप से उनकी घुड़सवार सेना और तीरंदाजी की क्षमता उन्हें अन्य सेनाओं से अलग बनाती थी। भारत की समृद्धि, विशाल धन संपदा और राजनीतिक विभाजन ने तुर्क शासकों को आकर्षित किया। उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, कुछ बड़े राज्य भी थे जो अक्सर आपस में संघर्ष करते रहते थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर तुर्क शासकों ने भारत की ओर अपने अभियान शुरू किए। तुर्क आक्रमणों की शुरुआत मुख्य रूप से मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से मानी जाती है। उसने 1000 ईस्वी से 1027 यानी कि 1027 ईस्वी के बीच भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में अपने अभियान चलाए और स्थायी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तुर्क आक्रमण केवल सैन्य घटनाएं नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर भी गहरा प्रभाव डाला। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सबसे पहले यह समझते हैं कि मोहम्मद गजनवी कौन था। मोहम्मद गजनवी साम्राज्य का शासक था। उसका शासन क्षेत्र मुख्य रूप से गजनी के आसपास फैला हुआ था, इसीलिए उसे गजनवी कहा जाता है। वह एक शक्तिशाली शासक माना जाता था, अपनी सैन्य क्षमता के कारण प्रसिद्ध था। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसने अपने शासनकाल में भारत की ओर लगातार 17 आक्रमण करे। इसी अवधि के दौरान उसका नाम भारतीय इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखित होता है। अब प्रश्न उठता है कि मोहम्मद गजनवी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका प्रमुख कारण ये है कि उसने भारत पर 17 प्रमुख आक्रमण किए। इसका अर्थ यह नहीं कि उसने एक बार आकर स्थायी रूप से भारत में शासन स्थापित कर लिया था, बल्कि वह कई बार अलग अलग अभियानों के माध्यम से भारत आया। एक आक्रमण के बाद वो वापस चला जाता था और कुछ समय बाद फिर एक नए अभियान के साथ आता था। इसे एक सिंपल से उदाहरण से जाने तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थान पर एक बार नहीं बल्कि बार बार जाता है क्योंकि उसे वहां से कोई विशेष लाभ हो रहा हो। उसी प्रकार मोहम्मद गजनवी भी भारत की ओर अनेक बार आया। उसके बार बार आने के पीछे एक विशेष उद्देश्य था। उसका मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति लूटना और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना था। उस समय भारत विश्व के समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। यहाँ अनेक नगर, व्यापारिक केंद्र, संपन्न संस्थान मौजूद थे। मोहम्मद गजनवी को यह पता था कि भारत में पर्याप्त धन संपत्ति उपलब्ध है, इसलिए उसने यहाँ आक्रमण करके धन प्राप्त करने का प्रयास किया। अब यह समझना भी आवश्यक है कि धन संपत्ति उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। किसी भी साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए एक बड़ी सेना, प्रशासन और विभिन्न सरकारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिए धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मोहम्मद गजनवी अपने अभियानों से प्राप्त संपत्ति का उपयोग अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहता था। इसे सिंपल से उदाहरण से समझे तो यदि कोई राजा अपनी सेना को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है, नए सैनिक रखना चाहता है या अपने राज्य की व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसे अधिक संसाधनों और धन की आवश्यकता होगी। मोहम्मद गजनवी भी अपने साम्राज्य को अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए संसाधन जुटाना चाहता था।
अब यह प्रश्न उठता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण क्यों किए। इसका उत्तर समझने के लिए हमें उस समय के भारत की स्थिति को समझना होगा। उस समय भारत अत्यंत समृद्ध था। भारत को धन संपत्ति, व्यापार, आर्थिक समृद्धि के कारण जाना जाता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े नगर विकसित हो चुके थे और आर्थिक गतिविधियां काफी मजबूत थी। यही कारण था कि भारत की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब किसी क्षेत्र के बारे में यह प्रसिद्ध हो जाए कि वहां बहुत अधिक संपत्ति और संसाधन हैं, तो स्वाभाविक रूप से बाहरी शासकों का ध्यान भी उस ओर आकर्षित होता है। मोहम्मद गजनवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके अलावा मंदिरों और नगरों में भी अपार धन संपत्ति थी। उस समय कई मंदिर केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं थे, बल्कि वे धन संपत्ति के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। लोगों द्वारा किए गए दान, उपहार, अन्य योगदानों के कारण वहां काफी संपत्ति एकत्रित हो जाती थी। इसी प्रकार बड़े नगर भी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के कारण समृद्ध थे। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के बारे में दूर दूर तक यह प्रसिद्ध हो जाए कि वहां बहुत अधिक धन है और मूल्यवान वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में जो शासक अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता होगा, अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता होगा, उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की ओर जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भी भारत को इसी दृष्टि से देखा। धन, यश और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। किसी भी शासक के लिए विशाल सेना बनाए रखना, युद्ध करना और अपने साम्राज्य को मजबूत रखना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों और धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मोहम्मद गजनवी भारत से धन प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अपने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना सके। उस समय की किसी शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र पर सफल आक्रमण करना शासक की सैन्य क्षमता का प्रमाण माना जाता था। यदि कोई राजा युद्ध में असफलता प्राप्त करता था तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ती थी। मोहम्मद गजनवी भी अपनी विजय के माध्यम से अपने नाम और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। अब आते हैं राजनीतिक प्रतिष्ठा पे। तो राजनीतिक प्रतिष्ठा का अर्थ होता है अन्य शासकों और राज्यों के बीच सम्मान, प्रभाव और शक्ति को बढ़ाना। जब कोई शासक लगातार सफलता अभियान करता है, यानी कि लगातार आक्रमण को जीत पाता है, तो उसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो जाती है। दूसरे शासक भी उसे एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखने लगते हैं। मोहम्मद गजनवी के लिए भी यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जैसे मान लीजिए दो शासक, यदि उनमें से एक शासक लगातार सफल अभियान चलाता है और बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त करता है, तो उसकी शक्ति, प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ जाता है। वहीं दूसरे शासकों के बीच उसका सम्मान भी बढ़ने लगता है। मोहम्मद गजनवी भी इसी प्रकार धन के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। अब हम मोहम्मद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों को जानते हैं। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगातार 17 आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति प्राप्त करना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाना था। उसके अनेक आक्रमणों में पंजाब, मुल्तान, थानसेर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ पर किए गए आक्रमण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख आक्रमणों में इसे गिना जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब पर आक्रमण। तो मोहम्मद गजनवी का भारत में प्रवेश मुख्य रूप से पंजाब के मार्ग से हुआ था। उस समय पंजाब पर हिंदू शाही वंश का शासन था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पंजाब भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। यदि कोई भारी शक्ति भारत के अंदर गहराई तक प्रवेश करना चाहती थी, तो उसे पहले पंजाब पर अधिकार या प्रभाव स्थापित करना पड़ता था। इसी कारण महमूद ने यहाँ के शासकों को पराजित करने के लिए कई अभियान चलाए। पंजाब पर नियंत्रण मिलने के बाद उसके लिए भारत के अन्य समृद्ध नगरों और राज्यों तक पहुंचना आसान हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी बड़े किले के मुख्य द्वार पर अधिकार मिल जाने के बाद अंदर के हिस्सों तक पहुंचना सरल हो जाता है। दूसरा आक्रमण था मुल्तान पर आक्रमण। तो पंजाब के बाद मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान की ओर ध्यान दिया। मुल्तान उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक धार्मिक केंद्र था। यहाँ का स्थान रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। मुल्तान पर अधिकार करने से महमूद को अपने मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली। यदि उसके पीछे कोई शक्तिशाली विरोधी राज्य मौजूद रहता, तो भारत में आगे बढ़ना उसके लिए कठिन हो सकता था।
इसलिए मुल्तान पर आक्रमण केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सैन्य अभियानों को सुरक्षित बनाने के लिए भी था। मुल्तान पर नियंत्रण स्थापित कर उसने अपने लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया। तीसरा आक्रमण, थानसेर पर आक्रमण। तो थानसेर उस समय उत्तर भारत का अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र था। यहाँ अनेक महत्वपूर्ण मंदिर स्थित थे और दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। महमूद ने थानसेर पर आक्रमण किया क्योंकि उससे यहाँ अपार धन संपत्ति मिलने की संभावना थी। उस काल में बड़े मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे धन, दान और मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह केंद्र भी होते थे। थानसेर पर आक्रमण के दौरान उसने वहां की संपत्ति पर अधिकार किया। इस विजय ने उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया, क्योंकि वह अपने राज्य में स्वयं को एक सफल विजेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि किसी नगर का सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध केंद्र जीत लिया जाए तो उससे विजेता की प्रसिद्धि बढ़ जाती है, उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। नेक्स्ट है मथुरा पर आक्रमण। मथुरा प्राचीन भारत का अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण धार्मिक नगर था। यहाँ भव्य मंदिर, सुंदर स्थापत्य और बड़ी मात्रा में संपत्ति मौजूद थी। जब महमूद मथुरा पहुंचा तो उसने नगर की समृद्धि और मंदिरों की भव्यता देखी। उस समय मथुरा धार्मिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। महमूद का मुख्य लक्ष्य यहाँ की संपत्ति प्राप्त करना था। उसने आक्रमण करके नगर की धन संपत्ति पर कब्जा किया। मथुरा पर आक्रमण यह दर्शाता है कि महमूद विशेष रूप से उन स्थानों को लक्ष्य बनाता था जहां उसे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती थी। नेक्स्ट था कन्नौज पे आक्रमण। कन्नौज उस समय उत्तर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध नगरों में से गिना जाता था। लंबे समय तक यह राजनीतिक शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता रहा। कन्नौज पर आक्रमण का उद्देश्य भी धन संपत्ति प्राप्त करना और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। किसी प्रसिद्ध और शक्तिशाली नगर पर विजय प्राप्त करना उस समय एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। कन्नौज की प्रसिद्धि पूरे उत्तर भारत में थी, इसलिए यहाँ की विजय ने महमूद की प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जिसे आज किसी बड़े आर्थिक और राजनीतिक केंद्र पर नियंत्रण महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार उस समय कन्नौज का महत्व था। मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित आक्रमण अगर कोई है तो वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ये आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसको स्पेशली आप लोग याद रखना। तो सोमनाथ उस समय भारत की सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था। यहाँ बड़ी मात्रा में दान, सोना, चांदी, रत्न और अन्य मूल्यवान वस्तुएं एकत्रित थी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते थे, जिससे मंदिर की प्रतिष्ठा और संपन्नता बहुत अधिक थी। महमूद को इस मंदिर की अपार संपत्ति के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उसने लंबी दूरी तय करके गुजरात के सोमनाथ तक अभियान चलाया। यह अभियान आसान नहीं था, उसे रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा। मंदिर पर आक्रमण के बाद उसने वहां की विशाल धन संपत्ति प्राप्त की। सोमनाथ पर आक्रमण को सबसे प्रसिद्ध इसलिए माना जाता था क्योंकि मंदिर अत्यंत समृद्ध था। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। आक्रमण की दूरी और कठिनाई बहुत अधिक थी। यहाँ से प्राप्त संपत्ति बहुत विशाल बताई जाती थी। इस घटना को उल्लेख अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में भी मिलता है। इसी कारण जब मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों की चर्चा होती है तो सबसे पहले सोमनाथ अभियान का नाम लिया जाता है। अब हम मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के प्रभावों को समझते हैं। सबसे पहला था राजनीतिक प्रभाव। उत्तर भारत की राजनीतिक कमजोरी उजागर हो गई। जब मोहम्मद गजनवी ने बार बार उत्तर भारत पर आक्रमण किए तब यह स्पष्ट हो गया कि उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी। भारत में कई छोटे बड़े राज्य थे, लेकिन उनमें आपसी सहयोग की कमी थी। परिणाम स्वरूप कोई भी ऐसा शक्तिशाली संगठन नहीं बन पाया जो विदेशी आक्रमणकारियों को मिलकर रोक सके। जैसे किसी विद्यालय की कई टीमें हों, लेकिन यदि वे एक दूसरे को सहयोग न करे तो भारी टीम आसानी से जीत सकती है। ठीक इसी प्रकार उत्तर भारत के राज्यों की कमजोरी सामने आ गई। भारतीय राज्यों में एकता का अभाव सामने आ गया।
मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय शासक अपने अपने राज्यों की रक्षा तक सीमित थे। जब एक राज्य पर हमला होता था तो दूसरे राज्य अक्सर उसकी सहायता के लिए नहीं आते थे। इस कारण मोहम्मद गजनवी को एक एक करके राज्यों पर आक्रमण करने में सुविधा मिली। यदि सभी राज्य एकजुट होकर उसका सामना करते तो उसके लिए भारत में बार बार आक्रमण करना कहीं अधिक कठिन हो सकता था। इसलिए उसके आक्रमणों ने भारतीय राज्यों की आपसी एकता की कमी को उजागर कर दिया। हिंदूशाही राज्य उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माना जाता था। मोहम्मद गजनवी ने अपने आक्रमणों के दौरान इस राज्य को भी पराजित कर दिया। जब हिंदूशाही राज्य का पतन हुआ तब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा कमजोर पड़ गई। सरल शब्दों में कहे तो यह एक ऐसा था जैसे किसी किले का मुख्य द्वार टूट जाए। इसके बाद भारी आक्रमणकारी योग के लिए भारत की ओर बढ़ना अपेक्षाकृत आसान हो सकता था। दूसरा था आर्थिक प्रभाव। मोहम्मद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य धन प्राप्त करना था। उस समय भारत के अनेक नगर और मंदिर अत्यंत समृद्ध थे। उनमें सोना, चांदी, रत्न, बहुमूल्य वस्तुएं और दान के रूप में प्राप्त विशाल संपत्ति संग्रहित थी। गजनवी ने अपने आक्रमणों में इन स्थानों को निशाना बनाया और वहां से बड़ी मात्रा में धन लूटकर गजनी ले गया। जैसे यदि किसी नगर में वर्षों से संचित धन अचानक बाहर ले आया जाए तो उस क्षेत्र की आर्थिक शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक यही स्थिति कई क्षेत्रों में देखने को मिली। उस समय मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे। मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में भूमि, धन और संसाधन होते थे। उनके अनेक लोग मंदिरों से जुड़े कार्यों में रोजगार प्राप्त करते थे। व्यापारियों, कारीगरों और किसानों का भी मंदिरों से आर्थिक संबंध होता था। इसलिए जब मंदिरों को लूटा गया तो केवल धार्मिक संस्थानों को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई। ऐसे जैसे मान लीजिए यदि किसी बड़े व्यापारिक केंद्र को अचानक नष्ट कर दिया जाए तो उससे जुड़े अनेक लोगों की आय और कामकाज प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद गजनवी ने केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार आक्रमण किए। हर आक्रमण के साथ धन संपत्ति का एक बड़ा भाग भारत से बाहर जाता रहा। इससे प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई। धन का लगातार बाहर जाना व्यापार, निर्माण कार्यों और स्थानीय विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी बार बार होने वाली लूट ने आर्थिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया और कई क्षेत्रों की समृद्धि को प्रभावित किया। तीसरा था सांस्कृतिक प्रभाव। भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क बढ़ा। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बाद भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्क पहले की तुलना में अधिक बढ़ा। लोगों, विचारों, ज्ञान और सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा। जब दो क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ता है तो वे एक दूसरे के बारे में अधिक जानने लगते हैं। इसी प्रकार भारत और मध्य एशिया के बीच भी संबंधों में वृद्धि हुई। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी भी भारत आया था। उसने भारत के समाज, धर्म, विज्ञान, संस्कृति और परंपराओं को गहराई से अध्ययन किया था। अपने अध्ययन के आधार पर उसने किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इस पुस्तक के माध्यम से भारत की अनेक जानकारियां बाहरी दुनिया तक पहुंची। ऐसे जैसे मान लीजिए कोई शोधकर्ता किसी देश में जाकर वहां की संस्कृति का अध्ययन करे और फिर उस पर विस्तृत पुस्तक लिखे। अल बरूनी ने भी यही किया। भारत में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और अन्य विषयों का काफी ज्ञान था। भारत और मध्य एशिया के बढ़ते संपर्क के कारण भारतीय ज्ञान की जानकारी पश्चिम एशिया तक पहुंची। इसी प्रकार भारतीय विद्या और बौद्धिक परंपराओं का प्रभाव भारत की सीमाओं से बाहर भी फैलने लगा। चौथा था सैन्य प्रभाव। विदेशी घुड़सवार सेना और युद्ध रणनीति की शिक्षा का पता चलता है। मोहम्मद गजनवी की सेना में तेज गति से चलने वाली घुड़सवार टुकड़ियां थी। उसकी सेना युद्ध के दौरान तेजी से आक्रमण करती थी और योजनाबद्ध रणनीतियों का उपयोग करती थी। भारतीय शासकों ने देखा कि विदेशी सेनाओं कि कुछ सैन्य तकनीकें और घुड़सवार युद्ध प्रणाली अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही थी। इससे भारतीय शासकों को यह समझ में आ गया कि युद्ध की बदलती परिस्थितियों के अनुसार सैन्य व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।
गजनवी के आक्रमणों ने भारतीय शासकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि केवल पुरानी सैन्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, उन्हें सेना के संगठन, युद्ध रणनीति और रक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अर्थात इन आक्रमणों ने यह संकेत दिया कि भविष्य के विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिए सैन्य सुधार अनिवार्य है। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र का शासक था। घोर एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां से गोरी वंश का शासन चलता था, इसी कारण उसे मोहम्मद गोरी कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम उसके क्षेत्र से जुड़ जाता है, वैसे ही मोहम्मद का संबंध घोर क्षेत्र से था, इसलिए इतिहास में वो मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लगभग 150 वर्ष बाद भारत आया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि मोहम्मद गोरी भारत में उस समय आया जब मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को लगभग 150 वर्ष बीत चुके थे। अर्थात मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी एक ही समय के व्यक्ति नहीं थे, दोनों के बीच लगभग 1.5 शताब्दी का अंतर था। जैसे यदि किसी देश में कोई व्यक्ति बहुत पहले आता है और उसके लगभग 150 साल बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसी देश में आता है, तो दोनों की परिस्थितियां, उद्देश्य और योजनाएं अलग हो सकती है। ठीक इसी प्रकार मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के काफी समय बाद भारत पहुंचा। इतने लंबे समय में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ चुका था। उत्तर भारत में कई स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहे थे, इसलिए जब मोहम्मद गोरी भारत की ओर बढ़ा तो उसे एक अलग राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ा। इसका उद्देश्य केवल लूट करना नहीं था, बल्कि भारत में स्थायी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना था। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य लूटपाट करके वापस चले जाना नहीं था। उसका मुख्य लक्ष्य था भारत में स्थायी राजनीतिक सत्ता का स्थापित करना। स्थायी राजनीतिक सत्ता यानी किसी क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन करना, वहां अपना प्रशासन स्थापित करना और उस क्षेत्र को अपने राज्य का हिस्सा बना लेना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शहर में जाता है, वहां से पैसा लेकर वापस लौट आता है, उसका उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति उस शहर में रहना शुरू कर दे, वहां अपना कार्यालय बनाए, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करे और पूरे शहर को प्रबंधन अपने हाथों में ले ले, तो उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि स्थायी नियंत्रण स्थापित करना होगा। मोहम्मद गोरी की सोच दूसरी वाली थी। वो भारत में केवल आक्रमण करके धन लेकर लौटना नहीं चाहते थे, बल्कि वह चाहता था कि भारत के क्षेत्रों पर उसका स्थायी अधिकार हो और वहां उसकी राजनीतिक शक्ति स्थापित हो। यही कारण था कि उसके अभियान केवल तत्कालीन लाभ तक सीमित नहीं थे। उसका ध्यान भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने और अपनी सत्ता को मजबूत बनाने पर था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के प्रारंभिक आक्रमणों की, यानी कि अभियानों की। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत की ओर अपना पहला अभियान शुरू किया। इसे प्रारंभिक अभियान कहा जाता है क्योंकि यहीं से भारत में उसके प्रवेश और प्रभाव बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह अभियान अचानक नहीं हुआ था। किसी भी शासक के लिए किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं होता, इसलिए गोरी ने भी सबसे पहले उन क्षेत्रों को चुना जो भारत की सीमा के निकट थे, जहां से आगे बढ़ना अपेक्षाकृत आसान था। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े शहर में अपना व्यापार फैलाना चाहता है, तो वह सीधे पूरे शहर पर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करता। वो पहले एक छोटे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाता है, फिर धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करता है। ठीक इसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने भी भारत में प्रवेश करते समय चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की नीति अपनाई। इसलिए 1175 ईस्वी का अभियान उसके भारत में प्रभाव स्थापित करने की शुरुआत माना जाता है। सब अपने पहले अभियान में मोहम्मद गोरी का प्रमुख लक्ष्य मुल्तान था। मुल्तान उस समय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। किसी भी शासक के लिए ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियंत्रण प्राप्त करना बहुत लाभदायक माना जाता था, क्योंकि वहां से आगे क्षेत्रों तक पहुंच बनाना आसान हो जाता था। जब गोरी ने मुल्तान की ओर अभियान किया तो उसका उद्देश्य केवल वहां पहुंचना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करना था। जैसे किसी बड़े किले तक पहुंचने का केवल एक मुख्य रास्ता है, यदि कोई उस रास्ते पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो आगे की यात्रा उसके लिए काफी आसान हो जाती है। उसी प्रकार
मुल्तान पर प्रभाव स्थापित करना आगे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इस कारण मुल्तान उसके प्रारंभिक अभियानों का मुख्य केंद्र माना जाता है। मुल्तान में सफलता प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी ने एकदम से बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने की नीति अपनाई। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाना यानी वह एक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करता, फिर अगले क्षेत्र की ओर बढ़ता। पहले से प्राप्त क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए उसने क्रमशः मुल्तान, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को, शक्ति को मजबूत किया। इसे सिंपल से उदाहरण से जाने तो मान लीजिए जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो वह सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता, उसे एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। यदि वह बीच की सीढ़ियों को छोड़ दे तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार मोहम्मद गोरी ने भी एक एक क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत किया, फिर अगले क्षेत्र की ओर बढ़ा। यही कारण था कि उसका विस्तार क्रमिक दिखाई देता है। पहले मुल्तान, फिर पंजाब और फिर अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव बढ़ता गया। अब हम मोहम्मद गोरी के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, तराइन के युद्ध के बारे में बात करेंगे। 1191 यानी कि 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। यहाँ सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब दो शक्तिशाली शासकों की हित और प्रभाव एक ही क्षेत्र में टकराते हैं तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार दोनों पक्ष आमने सामने आए और तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना और मोहम्मद गोरी की सेना सीधा मुकाबला हुआ उनका। मोहम्मद गोरी के सामने जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो पृथ्वीराज चौहान थे, अर्थात गोरी को किसी छोटे शासक से नहीं बल्कि शक्तिशाली राजपूत शासक से मुकाबला करना पड़ा। जैसे यदि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में भाग ले और उसके सामने सामान्य खिलाड़ी की जगह सबसे मजबूत खिलाड़ी खड़ा हो तो मुकाबला कठिन हो जाता है। उसी प्रकार गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान जैसी बड़ी शक्ति थी। इसलिए संघर्ष साधारण युद्ध नहीं बल्कि दो शक्तिशाली पक्षों के बीच सीधा मुकाबला था। 1191 ईस्वी के प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, अर्थात इस युद्ध का परिणाम पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में गया। युद्ध में विजय का अर्थ केवल लड़ाई जीतना नहीं होता बल्कि अपनी प्रतिद्वंदी को पीछे हटने के लिए मजबूर करना भी होता है। इस युद्ध में गोरी सफल नहीं हो सकता और पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। जैसे मान लीजिए दो टीमें मैच खेलती है, एक टीम पूरी तैयारी के साथ आती है लेकिन दूसरी टीम उस दिन बेहतर प्रदर्शन कर देती है और मैच जीत जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हारने वाली टीम हमेशा कमजोर रहेगी बल्कि उस मुकाबले में जीत दूसरी टीम की हुई। ठीक इसी प्रकार प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे लेकिन अगले वर्ष गोरी अधिक तैयारी के साथ वापस लौटा। प्रथम युद्ध में पराजय के बाद मोहम्मद गोरी ने प्रयास छोड़ नहीं दिया। यहाँ अधिक तैयारी शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य में असफलता मिलती है तो वह अपनी पिछली कमियों को समझकर अगली बार बेहतर तैयारी करता है। जैसे यदि कोई छात्र परीक्षा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता तो अगली परीक्षा के लिए वह सब पहले से अधिक मेहनत करता है, अपनी कमजोरियों को सुधारता है और बेहतर तैयारी के साथ फिर से परीक्षा देता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम युद्ध में हार मिलने के बाद गोरी ने अगले वर्ष फिर आया लेकिन इस बार वह पहले की तुलना में अधिक तैयार था। 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध हुआ। यह वही स्थान था जहां पहले भी युद्ध हो चुका था लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थी क्योंकि गोरी पहले से अधिक तैयारी के साथ आया था। दूसरे युद्ध में फिर दोनों पक्ष सामने सामने हुए, यानी एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष हुआ। लेकिन इस बार 1192 ईस्वी के द्वितीय तराइन युद्ध में परिणाम पहले युद्ध से बिल्कुल उल्टा हुआ। इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, यानी जिस शासक ने पहले युद्ध में विजय प्राप्त की थी वह दूसरे युद्ध में हार गया। जैसे कभी कभी किसी खेल में एक टीम पहला मैच जीत जाती है लेकिन दूसरी टीम अपनी गलतियों को सुधार कर अगले मैच में जीत हासिल कर लेती है। ठीक इसी प्रकार प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुए, इसलिए दोनों युद्धों के परिणाम अलग अलग थे। यह युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ था। महत्वपूर्ण मोड़ का अर्थ होता है ऐसा अवसर जिसके बाद परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे। इससे एक सिंपल से
उदाहरण से समझो तो जब कोई व्यक्ति सीधी सड़क पर चल रहा होता है तो रास्ता एक दिशा में जाता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े मोड़ पर पहुंचता है तो आगे की दिशा बदल जाती है। उसी प्रकार इतिहास में भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बाद आगे की स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। इसलिए द्वितीय तराइन युद्ध को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ कहा जाता है। अब हम मोहम्मद गौरी के एक और महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो कि है चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध मोहम्मद गौरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था। यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ जयचंद्र थे। द्वितीय तराइन युद्ध में सफलता मिलने के बाद मोहम्मद गौरी का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद उसका सामना जयचंद्र से हुआ। दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष स्थिति बनी और अत्यंत युद्ध हुआ। सरल शब्दों में कहे तो जब दो शक्तिशाली शासक एक ही क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। यही स्थिति यहाँ भी दिखाई दी। 1194 ईस्वी में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। एक और मोहम्मद गौरी की सेना थी और दूसरी ओर जयचंद्र की सेना। युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह कोई छोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि उस समय की दो महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच निर्णायक मुकाबला था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुए, जयचंद्र पराजित हुए। युद्ध का परिणाम गौरी के पक्ष में गया और उससे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। जैसे मान लीजिए किसी प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी पहले एक बड़ी जीत हासिल करता है और फिर अगले महत्वपूर्ण मुकाबले में भी जीत जाता है, इससे उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार तराइन के बाद चंदावड़ की सफलता ने भी गौरी की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव। सबसे पहला था राजनीतिक प्रभाव। गौरी की विजय के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। मोहम्मद गौरी से पहले भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारी आए थे, लेकिन अधिकांश उद्देश्य धन लूटकर वापस लौट जाना था। गौरी की सोच अलग थी। वो भारत में स्थायी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहता था। 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित होने लगा, क्योंकि पहली बार उत्तर भारत में विदेशी मूल के शासकों ने स्थायी शासन की नींव रखी थी। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी शहर में जाकर केवल पैसा लेकर वापस लौट जाए तो उसका प्रभाव अस्थायी होगा, लेकिन यदि वो वही घर बनाकर शासन करना शुरू कर दे तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है। यही अंतर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी की नीति में था। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में शासन स्थापित किया, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की उनके प्रशासन की जिम्मेदारी अपने विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसका अर्थ था कि गौरी द्वारा जीते गए प्रदेश केवल विजित क्षेत्र नहीं बल्कि एक नए राज्य का आधार बन गए, क्योंकि यहीं से दिल्ली राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र बनने लगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक नया कार्यालय खोलता है और अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को उसका प्रमुख बना देता है। बाद में वही अधिकारी उस कार्यालय को स्वतंत्र रूप से चलाने लगता है। ठीक उसी प्रकार गौरी के बाद ऐबक ने शासन संभाला। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित शासन आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुआ। अब दिल्ली केवल एक नगर नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक राजधानी बन गई। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि इसके बाद कई तुर्क और अफगान वंशों ने दिल्ली में शासन किया, क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया शासनकाल शुरू हुआ जिसने कई शताब्दियों तक प्रभाव बनाए रखा। दूसरा था प्रशासनिक प्रभाव। पहली बार बड़े भाग पर संगठित तुर्की प्रशासन का विकसित होना सबसे बड़ा प्रभाव था। राजपूत राज्यों में शासन अक्सर अलग अलग छोटे राज्यों में विभाजित था। प्रत्येक राज्य की अपनी व्यवस्था थी। तुर्क शासकों ने बड़े क्षेत्रों को एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इससे शासन अधिक संगठित और केंद्रीकृत बना, क्योंकि विशाल क्षेत्रों को नियंत्रण करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशासन आवश्यक होता है। जैसे किसी स्कूल की प्रत्येक कक्षा अपने अपने नियम बनाए तो अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन यदि पूरे स्कूल के लिए एक समान नियम हो तो व्यवस्था बेहतर चलती है। तुर्क प्रशासन भी इसी प्रकार अधिक संगठित बना।
गौरी की विजय के बाद प्रशासन चलाने के नए तरीके अपनाए गए। शासकों ने अधिकारियों की नियुक्ति की, कर संग्रह और क्षेत्रों के प्रबंधों के लिए नई व्यवस्थाएं विकसित की। इससे शासन को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि केवल युद्ध जितना पर्याप्त नहीं होता, जीते हुए क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से चलाना भी आवश्यक होता है। जैसे किसी दुकान को खरीद लेना एक बात है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए कर्मचारियों, हिसाब किताब और प्रबंधनों को व्यवस्था करना दूसरी बात। नई प्रशासनिक व्यवस्था इसी उद्देश्य से लागू की गई। तीसरा प्रभाव तो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव। तुर्क शासकों के साथ फारसी भाषा, साहित्य, कला और सांस्कृतिक परंपराएं भी भारत आई। प्रशासनिक कार्यों में फारसी का महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे दरबारों, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगा, क्योंकि भाषा और संस्कृति किसी भी शासन के साथ फैलती है। जैसे आज यदि किसी देश की फिल्में और संगीत दूसरे देशों में लोकप्रिय हो जाए, तो वहाँ की संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगता है। उसी प्रकार फारसी संस्कृति का प्रभाव भी भारत पर बढ़ा। तुर्कों के आगमन के बाद भारतीय समाज और इस्लामी परंपराओं के बीच संपर्क बढ़ा। लोगों ने रहन सहन, कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक जीवन में नए प्रकार के आदान प्रदान शुरू हुए। यह संपर्क केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी था, क्योंकि जब दो लोग अलग अलग सांस्कृतिक लंबे समय तक संपर्क में रहती है, तो एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे दो नदियां मिलकर एक बड़ी धारा बनती है, वैसे ही विभिन्न संस्कृतियां, परंपराओं के संपर्क से नए संस्कृति रूप विकसित होते हैं। चौथा था ऐतिहासिक प्रभाव। मोहम्मद गौरी की विजय के बाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। राजनीतिक सत्ता की संरचना बदली, प्रशासनिक व्यवस्था बदली और सांस्कृतिक संपर्कों का नया दौर शुरू हुआ। इसी कारण इतिहासकार इसे भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इसके बाद की घटनाएं पहले की राजनीतिक व्यवस्था से काफी अलग थी। आगे चलकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे बड़े राजनीतिक ढांचे विकसित हुए। गौरी द्वारा रखी गई राजनीतिक नींव आगे चलकर और मजबूत हुई। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत विकसित हुई और बाद में भारत में विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ। इस प्रकार गौरी की विजय ने भविष्य के बड़े राजनीतिक ढांचों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे किसी विशाल भवन के निर्माण से पहले उसकी मजबूत नींव डाली जाती है, उसी प्रकार गौरी की विजयों ने आगे आने वाले बड़े राजनीतिक ढांचों की नींव तैयार की थी। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि तुर्कों के आक्रमण केवल सैन्य अभियान नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत की राजनीतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित किया। इन आक्रमणों के कारण भारतीय राज्यों की कमजोरियां सामने आई, नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों से लेकर मोहम्मद गौरी की विजयों तक यह पूरा काल भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक माना जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।